चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में जिसने ना सिर्फ एक सभ्यता की नींव रखी बल्कि कुछ ऐसे सामाजिक ढांचे भी बनाए जिनका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। तो वैदिक काल के इस सफर पर निकलते हैं और इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब सवाल यह है कि हम उस प्राचीन दुनिया के बारे में जानते कैसे हैं। तो देखिए, इसका जरिया वो पवित्र ग्रंथ हैं जिन्हें हम वेद कहते हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरे के पूरे युग की गूंजती हुई आवाज हैं जो हम तक पहुंची हैं। वेद शब्द का मतलब ही है जानना या ज्ञान। ऐसी मान्यता है कि ये ज्ञान प्राचीन ऋषियों को गहरे ध्यान में मिला था। तो जब भी हम इस दौर की बात करते हैं तो यही ग्रंथ हमारी समझ का सबसे बड़ा आधार होते हैं। लेकिन एक बात साफ कर लेनी चाहिए, ये जो वैदिक काल है ना, ये कोई एक जैसा ठहरा हुआ समय नहीं था। इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसे दो अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखना होगा, क्योंकि दोनों की कहानी और पहचान बिल्कुल अलग है। तो ये कहानी करीब 900 सालों तक फैली हुई है। पहला दौर है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। हमारा ये पूरा सफर इन्हीं दो कालों के बीच हुए उस बहुत बड़े बदलाव को समझने के बारे में है। तो फिर सबसे पहले ऋग्वेद की दुनिया में चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जो हमेशा सफर में रहता है, एक अर्ध खाना बदोश समाज जिसकी पूरी जिंदगी अपने पशुओं, खासकर गायों के झुंडों के आसपास घूमती है। लोग कबीलों में रहते हैं और वही उनकी असली पहचान है। यहाँ का राजनीतिक सिस्टम भी काफी दिलचस्प था। जो नेता होता था, जिसे राजन कहते थे, वो आज के जमाने का कोई राजा महाराजा नहीं था। वो तो बस अपने कबीले का सबसे काबिल सरदार था, जिसे लोग चुनते थे। और फैसले भी अकेले नहीं होते थे, बल्कि सभा और समिति जैसी परिषदों में सब मिलकर बात करते थे। एक तरह का शुरुआती लोकतंत्र ही कह सकते हैं। अच्छा, इस समाज की अर्थव्यवस्था जमीन पर नहीं बल्कि पशुओं पर टिकी थी। यहाँ दौलत का मतलब था मवेशी, मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना ही अमीर और ताकतवर माना जाता था। मवेशियों की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि उस दौर की ज्यादातर लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए होती थीं। और इन लड़ाइयों के लिए एक खास शब्द भी था, गविष्ठी, जिसका सीधा सा मतलब है गायों की खोज। सोचिए, एक शब्द में ही उस पूरे समाज की प्राथमिकता झलकती है। उनका धर्म भी उनकी जिंदगी की तरह ही प्रकृति से बिल्कुल जुड़ा हुआ था। वो अग्नि, सूर्य और भोर यानी सुबह की पहली किरण जैसी कुदरती ताकतों को ही देवता मानते थे। इंद्र उनके सबसे प्रमुख देवता थे, जिन्हें वो गरज और युद्ध का देवता मानते थे। पूजा यज्ञों के जरिए होती थी, पर उस जमाने में कोई मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा समाज ही बदल गया? ये जो घूमने फिरने वाला, पशुओं पर जीने वाला समाज था, वो एकदम से कैसे बदला? इसका जवाब एक धातु में छुपा है। वो धातु थी कृष्ण अयस, यानी काला धातु, और ये लोहा था। लोहे की कुल्हाड़ियों ने गंगा के घने जंगलों को साफ करना आसान कर दिया, और लोहे के हल ने खेती को बहुत बढ़ावा दिया। बस ये एक ऐसी तकनीकी क्रांति थी जिसने आने वाले समय का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इस एक बदलाव ने समाज को कैसे पलटा, ये देखिए। जहां पहले अर्थव्यवस्था पशुओं पर थी, अब वो जमीन और खेती पर आ गई। जो समाज पहले घूमता फिरता था, अब वो एक जगह बस गया था। कबीले के सरदार अब बड़े बड़े वंशानुगत राजा बन रहे थे। और सबसे बड़ा फर्क ये आया कि अब लड़ाइयां गायों के लिए नहीं बल्कि जमीन और अपने इलाके यानी राष्ट्र के लिए होने लगी। तो चलिए अब उस नई दुनिया में झांकते हैं जो इस लोहे की क्रांति के बाद बनी। ये दुनिया पहले वाली दुनिया से बिल्कुल अलग थी, ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा जटिल। इस नए दौर में राजा की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो जो पुरानी जनजातीय सभाएं थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई। अब राजा का पद काबिलियत से नहीं बल्कि वंश से तय होने लगा। और अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए राजा अश्वमेध और राजसूय जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे, जो उनके बढ़ते साम्राज्य और अधिकार का प्रतीक थे। और इसी समय समाज के अंदर भी एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव आ रहा था। ऋग्वेद के बाद के एक हिस्से में, जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं, पहली बार ये विचार सामने आया कि समाज की रचना एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से हुई है। यहीं से एक सामाजिक वर्गीकरण की विचारधारा की शुरुआत होती है, और यहीं से वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी। समाज को काम के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण, जिनका काम पूजा पाठ और ज्ञान देना था, क्षत्रिय, जो शासक और योद्धा थे,
वैश्य जो किसान और व्यापारी थे, और शूद्र जिनका काम सेवा और कारीगरी था। ये एक कठोर सामाजिक संरचना बनती जा रही थी। समाज में और भी कई नियम कायदे बन रहे थे। वंश को पहचानने के लिए गोत्र व्यवस्था शुरू हुई। परिवार का ढांचा बड़ा और पितृसत्तात्मक हो गया। लेकिन इस बदलाव का एक असर ये भी हुआ कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई और उन्हें अब सभाओं जैसे राजनीतिक मंचों पर आने की इजाजत नहीं रही। तो कुल मिलाकर देखें तो करीब 1000 सालों में चरवाहों का एक समाज किसानों, राजाओं और दार्शनिकों की एक जटिल सभ्यता में बदल गया था। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक था। और ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हजारों साल पहले हुए ये बदलाव, चाहे वो राजत्व का उदय हो, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो या एक जगह बसकर जीने का तरीका, इन सब के विचार आज भी हमारे समाज, राजनीति और संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। कैसे? ये वाकई सोचने वाली बात है।